जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 और मूवी 0 के बाद तो नॉन मांगा रीडर्स ने ये सोच रखा था कि गोजो को हराने वाला कौन ही होगा। वेल यस, पर टीनेज गोजो का क्या उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। क्या होगा अगर मैं बता दूं कि कोई एक ऐसा बंदा था जिसने टीनेज गोजो को ऑलमोस्ट मार डाला था। और मजे की बात यह है कि उसके पास कोई भी कर्स्ड पावर नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तोजी फुशिगुरो की, AKA द फादर ऑफ मेगुमी फुशिगुरो। इस वीडियो में हम मेगुमी और गोजो के बीच की फाइट के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, वीडियोस में भर के स्पॉइलर रहने वाले हैं। तो पहले से मैंने तुमको स्पॉइलर की वार्निंग दे दी। बाद में यार कमेंट बॉक्स में स्पैम मत करना कि भाई स्पॉइलर। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। स्टोरी से पहले आपको तोजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तोजी जन्मा था हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ। तोजी ज़ेनिन क्लैन का एक डिसेंडेंट है। जी हाँ, जहाँ से हमारी माँ की भी बिलोंग करती है। और माँ की तरह वो भी कोई कर्स्ड एनर्जी यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे कर्स्ड टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम सबको ये भी पता है कि ज़ेनिन क्लैन उन बंदों के साथ कैसे ट्रीट करता है जिनके पास कोई कर्स्ड एनर्जी होती नहीं है। जी हाँ, उन्हें नाकारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन यार तोजी फिजिकली बहुत स्ट्रांग था और इसी स्ट्रेंथ और अपनी इंटेलिजेंस के बल पे उसने गोजो जैसे नॉट टू मैस विद कैरेक्टर को मौत के घाट तक उतार दिया था। ज़ेनिन क्लैन को छोड़ने के बाद वो पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करता है जिसमें तुम उसे पैसे देके कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग उसे सॉर्सरर्स को मारने के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं जो कि थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए उसे सॉर्सरर किलर भी कहा जाता है। अब क्योंकि तोजी के पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है, तो मतलब कोई भी कर्स्ड सॉर्सरर उसको सेंस नहीं कर पाता या फिर उसके अटैक्स को जज ही नहीं कर पाता। तो इसलिए तोजी के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि वो सॉर्सरर्स को बड़ी आसानी से मार सकता है और उसको बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट्स के। और इतना ही नहीं, तोजी अपने साथ एक कर्स्ड स्पिरिट वॉर्म को भी यूज़ करता है जिसे उसने अच्छे से ट्रेन किया है, जो उसे टेलीपोर्टेशन पावर दे सकती है और वही स्पिरिट अपने आप को इतना छोटा कर सकती है कि तोजी लिटरली उसे अपने मुंह में लेके फिरता है। इसमें अजीब बात यह है कि कर्स्ड स्पिरिट को अपने अंदर लेने पर कर्स्ड यूजर्स पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स भी गिर सकते हैं, लेकिन तोजी के साथ ऐसा कोई केस नहीं, ये एक रेयर केस है। तो यार अब तुम लोगों ने तोजी के बारे में ऊपर से बहुत कुछ जान लिया है, तो मतलब यार अब हम सीधा प्रोसीड कर सकते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये बात है 2006 की कि जब गोजो और गेटो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स थे जुजुत्सु हाई में, तो उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंपा जाता है, जो वो होता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल को लॉर्ड टेंगन के पास सुरक्षित पहुंचाना। अब यार ये लॉर्ड टेंगन कौन है या फिर स्टार प्लाज्मा वेसल कौन है, डोंट वरी बताता हूँ। तो लॉर्ड टेंगन एक ऐसा कर्स्ड यूजर है जिसकी पावर है इमॉर्टैलिटी। हाँ, वो सेंचुरीज तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी बॉडी जरूर एज होगी। तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद उसकी बॉडी इवॉल्व हो जाती है, जिसकी पावर ह्यूमैनिटी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए हर 500 साल के टाइम लिमिट के आसपास उन्हें एक इंसानी वेसल लाया जाता है जिससे वो मर्ज करके फिर से यंग बन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एरा गेरा इंसान इसका वेसल बन जाए, उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, और ये सर्टेन क्राइटेरिया को मैच करने वाली थी हमारे रीसेंट वेसल रिको। तो मतलब गोजो और गेटो का काम सिंपल था कि भैया रिको को जैसे तैसे सुरक्षित लॉर्ड टेंगन के पास लेके जाना है ताकि वो मर्ज होके फिर से यंग बन सकते हैं। अब इस मर्जिंग के अगेंस्ट है दो ग्रुप्स, और एक ग्रुप का नाम है टीम क्यू और दूसरे ग्रुप का नाम है ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन। ये दोनों ग्रुप चाहते हैं कि लॉर्ड टेंगन इवॉल्व हो जाए, क्योंकि एक ग्रुप चाहती थी कि ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स के अगर अगेंस्ट चले जाए तो भैया उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बेसिकली टीम क्यू चाहती थी कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स ना ही बचे, या फिर जुजुत्सु सॉर्सरर्स टीम क्यू के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा थे। वाइल TVA लॉर्ड टेंगन को पूछती थी, और उनका मानना यह था कि अगर लॉर्ड टेंगन इवॉल्व हो गए तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही प्योर है और वेसल एक इम्प्योर सब्सटेंस है, तो फिर वो लोग नहीं चाहते थे कि रिको लॉर्ड टेंगन के साथ मर्ज करे। तो TVA ने क्या किया कि तोजी को उन्होंने हायर किया कि रिको को मार गिराने के लिए, और TVA ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया ये 30 मिलियन येन के लिए। अब भाई 30 मिलियन येन यानी कि हमारे इंडियन रुपीस में कम से कम यार 2 करोड़ के आसपास तो हो ही जाता है। मतलब तुम समझ सकते हो कितना बड़ा पैसा है वो। तो अब तोजी को पता होता है कि गोजो जैसे आदमी को मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा, तो वो सेटअप करता है एक मास्टर प्लान। वो ऑनलाइन कुछ गैंगस्टर्स को हायर करता है और रिको को मार गिराने के लिए एक बाउंटी रखता है। मतलब इतने से अगर इतने टाइम में अगर किसी ने भी रिको को मार गिराया तो वो उसे 30 मिलियन येन देगा।
अब भाई ऑब्वियसली ये उसने ये सोच समझ के ही किया होगा। इसके पीछे उसका मकसद ये था कि गोजो थक जाए और वो उसे हरा सकता है। और ना यार ये बात तो उसे भी पता है कि ये 2 टके के गैंगस्टर्स कभी भी गोजो जैसे बंदे को हरा नहीं सकते। तो यार इससे तोजी के 2 फायदे हो गए, उसके पैसे भी बच गए, ऊपर से गोजो थक भी गया, जिससे उसे एडवांटेज मिल सकती है। तो भाई जैसे ये बाउंटी ऑनलाइन होती है, गली गली के गैंगस्टर्स सीधा टूट पड़ते हैं गोजो और गेटो के ऊपर, बिना ये देखे कि उनका सामना किन के साथ हो रहा है। मतलब तो इस पूरे एक्शन के बाद गोजो और गेटो पहुंचते हैं जुजुत्सु हाई, जहां गोजो देखता है कि टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, तो वो अपना कर्स टेक्निक डीएक्टिवेट कर देता है और तभी तोजी पीछे से आके गोजो को स्टैब कर देता है। अब यार ये सीन देखने के बाद तुम्हारे मन में गोजो की तरह ही 2 सवाल आ सकते हैं। पहला, उसने जुजुत्सु हाई के बैरियर में एंट्री कैसे ली? दूसरा, गोजो को पता कैसे नहीं चला कि उसके पीछे कोई बंदा है या फिर उसको कोई अटैक करने वाला है? तो इन दोनों का आंसर काफ़ी सिंपल है कि भैया तोजी के पास बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है और बैरियर सिर्फ और सिर्फ कर्स्ड एनर्जी के ऊपर ही काम करती है। गोजो भी कर्स्ड एनर्जी को सेंस करके ही बताता है कि उसके अपोनेंट्स किधर हैं। तो इसीलिए ना तो गोजो उसे सेंस कर पाया, ना ही उसे बैरियर रोक पाया। अब जहाँ तक बात आती है कर्स्ड टूल या और उस स्पिरिट की, हुआ यूं कि कर्स्ड स्पिरिट ने उसके वेपन्स को निगल लिया और इतना छोटा हो गया कि तोजी ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया। मतलब तोजी ने बैरियर को क्रॉस किया, गोजो को स्टैब किया और बैरियर के अंदर एक कर्स्ड स्पिरिट और कर्स्ड टूल्स को भी ले आया, क्योंकि भाई कर्स्ड स्पिरिट को खाने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वह बैरियर भी उसे नहीं रोक पाया। गोजो गेटो से कहता है कि तुम रिको को लेके जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन अब गोजो को ये पता नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है। उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो तोजी के अटैक्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी नहीं है। इसलिए कभी कभार तोजी को इनविजिबल एनिमी भी कहा जाता है, कि क्योंकि ओपोनेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो कब अटैक करने वाले या फिर उसकी लोकेशन कहाँ है। गोजो तोजी से पूछता है कि बाउंटी के टाइमिंग के बाद भी तुम रिको के पीछे क्यों लगे हो? तो इसका जवाब देते हुए तोजी कहता है कि वो बाउंटी मैंने ही लगवाई थी ताकि तुम टायर्ड हो जाओ और बाउंटी की टाइमिंग के बाद तुम अपनी कर्स्ड एनर्जी डीएक्टिवेट कर लो और थोड़ा रिलैक्स कर लो, ताकि मैं तुम्हें पीछे से स्टैप कर सकूं। अब यार गोजो और तोजी के बीच में एक बहुत ही एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और गोजो अपने फेमस अटैक्स लाइक लैप्स व्यू, रिवर्सल रेड सब यूज करता है, लेकिन इन सब के अटैक्स की भारी नॉलेज होने के कारण तोजी अपने साथ ऐसे कर्स टूल लेके आता है जो इन अटैक्स को नेग्लिफाई कर देते हैं। और यहाँ तोजी यूज करते हैं खतरनाक सा कर्स्ड टूल जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। तो किसी भी कर्स्ड स्पिरिट या कर्स्ड अटैक के कांटेक्ट में आते ही उसे नलीफाई कर देता है। और यहाँ मजे की बात यह है कि ये गोजो के लिमिटलेस पे भी काम करता है। बेसिकली लिमिटलेस ये होता है कि गोजो को कोई छू ही नहीं सकता। मतलब यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अब तोजी गोजो के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक लैंड कर सकता है और गोजो को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और तोजी एक नंबर का बैक स्टैबिंग बंदा है, तो भैया गोजो के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इसी टूल से वो गोजो के ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज लेता है और गोजो को डेडली स्नीकी अटैक्स देता है। और क्योंकि ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो भैया इसके अटैक्स और भी ज़्यादा डेडली हो जाते हैं और फाइनली एक बहुत ही डेडली अटैक लैंड करके वो गोजो को मार डालता है। अब गोजो को मारने के बाद वो गेटो के पास जाता है और सबसे पहले रिको को ही मार गिराता है। अब वो गेटो से कहता है मैंने तुम्हारे दोस्त गोजो को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। वो गेटो से लड़ता है, लेकिन भाई हम सबको पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। जब गोजो जैसा बंदा ही हार सकता है, तो भैया गेटो किस खेत की मूली है। तो हाँ, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता है। गेटो बिल्कुल भी टिक नहीं पाता और बहुत ही शॉर्ट फाइट के बाद वो बुरी तरह से पिट जाता है। यहाँ पर तोजी गेटो की बेइज्जती करता है। अब इसी पॉइंट से गेटो थोड़ा बहुत इविल बनना स्टार्ट कर देता है। अब रिको को मार के गेटो को हराने के बाद वो अपने रास्ते निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे मिलता है नन अदर देन गोजो हिमसेल्फ। तोजी कंफ्यूज होता है, लेकिन और गोजो कहता है कि मैं मरने के कगार पर था और मैंने एक नई कर्स टेक्निक सीख ली जिसका नाम है रिवर्स्ड कर्स टेक्निक, जिससे कोई भी आराम से हील हो सकता है और मेजर वॉन्ड्स को रिकवर कर सकता है। गोजो और तोजी के बीच में एक बहुत ही घमासान रीमैच होता है और इस रीमैच में हमें गोजो साइको की तरह दिखाया जाता है। अब गोजो को ये पता था कि लैप्स ब्लू और रिवर्सल रेड तोजी के ऊपर काम नहीं करने वाले, तो इसीलिए उन दोनों को मिक्स करते ही गोजो अपना नया अटैक बनाता है जिसका नाम है हॉलो पर्पल। ये हमने सीजन 1 में भी देखा है। वेल हाँ, तो इसकी ओरिजिन यही है। तोजी इस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो इसीलिए वो अटैक तोजी को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। इनफैक्ट उसका आधा हाथ ही उड़ जाता है। तो वो गोजो को कहता है कि मेरा एक बेटा है मेगुमी फुशिगोरो, जिसे कुछ ही सालों में जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो यार प्लीज उसका कुछ भला कर देना। और ये कहने के बाद गोजो तोजी को मार देता है। लेकिन यार तोजी की कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है, वो वापस रिटर्न करेगा आगे
लेटर स्पेशल ग्रेड में प्रमोशन होने के बाद गोजो मेगुमी को अडॉप्ट करता है और उसे जुजुत्सु हाई में ट्रेन करता है। ये तोजी की कंप्लीट स्टोरी तो नहीं है, पर मोर लाइक ये टीन गोजो और तोजी के बीच में घमासान युद्ध की स्टोरी है, और किस तरह तोजी एक लौता इंसान बन गया जिसके पास थोड़ी भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन उसने गोजो को नियरली मौत के घाट उतार दिया था। मैं तोजी की कंप्लीट बैक स्टोरी कभी और कवर कर लूंगा, फिलहाल तो किसी एनिमे पे के स्टोरी के ऊपर काम चल रहा है। तो यारो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता तुमको अगले वीडियो में, जहां पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।